हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप CUET PG साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप सिर्फ आंसर नहीं लॉजिक भी समझो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1 to 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, तो अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो हमारा जो फर्स्ट आज के वीडियो का क्वेश्चन बट 26 क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, जो कि चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है। अ लैंग्वेज स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब ऑफ द cerebral cortex that plays a role in comprehending word meaning is. So लेफ्ट टेम्पोरल लोब में वर्ड मीनिंग कंप्रीहेंड करने वाली लैंग्वेज स्ट्रक्चर कौन सी है? सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ह्यूमन ब्रेन में लैंग्वेज के दो मेजर एरियाज होते हैं। एक होता है ब्रोका एरियाज और एक होता है वर्निक्स एरियाज। लेफ्ट टेम्पोरल लोब में जो एरिया लोकेटेड होता है वो वर्ड मीनिंग समझने, सेंटेंस को डिकोड करने और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इस एरिया में डैमेज हो जाए तो पर्सन फ्लुएंटली बोल सकता है, लेकिन उसकी बातों का कोई सेंस नहीं होता। इसे रिसेप्टिव एफेसिया कहते हैं। इसीलिए सही जवाब है हमारा ऑप्शन हमारा देख लेते हैं इसमें और भी क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन डी, वर्निक्स एरियाज। ये हमारे DU का क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग करने वाले हैं मेथड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव मेथड्स के बारे में। Which of the following is also known as master gland, as it is direct activities of मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी? तो सिंपल क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, कौन सा ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाता है? तो एंडोक्राइन सिस्टम के कई ग्लैंड्स होते हैं, जैसे थायराइड, एड्रेनलिन, गोनैड्स एक्सेट्रा। लेकिन इन सब की फंक्शनिंग को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम एक सेंट्रल ग्लैंड करता है। ये ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करके बाकी ग्लैंड्स को सिग्नल देता है और हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में काम करता है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। Next question is, how is somatosensory information obtained? सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है? तो सोमैटोसेंसरी सिस्टम बॉडी के सेंसेशन से रिलेटेड होता है, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर और बॉडी पोजीशन। ये इंफॉर्मेशन बॉडी के स्किन, मसल्स, जॉइंट्स और रिसेप्टर से कलेक्ट होती है, ना कि एंडोक्राइन या केमिकल सिस्टम से। इसीलिए सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फ्रॉम द बॉडीली सिस्टम। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है? तो देखते हैं। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है हमारा CNS और दूसरा होता है PNS। नर्वस सिस्टम के ये दो पार्ट्स हैं। पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है में क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और गैंग्लिया शामिल होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ऑर्गन एंड ग्लैंड्स आर रेगुलेटेड बाय सिस्टम। स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल और ग्लैंड्स का रेगुलेशन कौन सा सिस्टम करता है? तो ये मसल्स और ग्लैंड्स वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होते, इनका काम ऑटोमेटिक होता है, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन और ग्लैंड सेक्रेशन। इसी तरह के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑटोनॉमिक।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम ऑफ द feedback using brain screening devices to provide feedback about brain activities in an efforts to modify behavior. So, ब्रेन स्कैनिंग डिवाइस के थ्रू फीडबैक देकर बिहेवियर मॉडिफाई करना क्या कहलाता है? सिंपल क्वेश्चन है हमारा। जब किसी पर्सन को उसके ब्रेन एक्टिविटी का रियल टाइम फीडबैक दिया जाता है और उस फीडबैक के बेसिस पर वो अपनी मेंटल स्टेट या बिहेवियर कंट्रोल करता है, इसे एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग टेक्निक माना जाता है। ये जो टेक्निक ईईजी जैसा होता है, जैसे टूल्स पर बेस्ड होती है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूरो फीडबैक। Next question is, which one of the following not one of the neuroimaging techniques? कौन सा न्यूरो इमेजिंग टेक्निक नहीं है? तो पीईटी, एमआरआई और सीटी स्कैन ये सब ब्रेन के इमेजिंग टेक्निक्स हैं। हमारे इमेजिंग टेक्निक में यहाँ हमें न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स के बारे में पूछा है और बोला है कौन सा नहीं है। तो कौन सा होता है इसमें? तो इसमें होता है हमारा पीईटी होता है, एमआरआई होता है और एक होता है सीटी स्कैन। सो इसमें हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सरे टेक्निक। एक्सरे टेक्निक ज़्यादातर बोन्स के लिए यूज होती है, डिटेल ब्रेन इमेजिंग के लिए नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द स्किन? स्किन की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर करने वाली टेक्निक कौन सी है? इमोशनल अराउजल के दौरान स्किन की कंडक्टिविटी चेंज होती है। इस चेंज को मेजर करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे हम ग्लेनविक स्किन रिस्पॉन्स कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्लेनविक स्किन रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी चैलेंजिंग है, तो इसे हम ध्यान से करेंगे, जो कि हमारे डीयू में और बीएचयू में पूछा जा चुका है इन 2020। मेटाबॉलिक पाथवे मेंटेन, यानी कि मेटाबॉलिक पाथवेज क्या मेंटेन करते हैं? सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन है पर ये चैलेंजिंग है। मेटाबॉलिज्म का मेन गोल बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखना होता है, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो। इस स्टेबिलिटी को हेमोसिंथेसिस कहते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, होम्योसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन टीएमएस इज अ ट्रीटमेंट फॉर, अगेन अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। जो हमारा ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन टीएमएस का यूज किस डिसऑर्डर में होता है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। सो टीएमएस एक नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक है। इसका यूज ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस डिप्रेशन के पेशेंट के में वाइडली होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिप्रेशन। अब हम कवर करेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशन, हंगर, थ्रस्ट एक्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, द सेकेंड स्लीप स्टेट विच इज termed as normally develops fully within 30 minutes after drifting off to sleep. स्लिप में सेकेंड स्टेज जो 30 मिनट के अंदर डेवलप होता है वो कौन सा होता है? तो स्लिप के इनिशियल फेज के बाद डीप स्लिप स्टेज आती है, उसे स्लो वेव स्लिप कहते हैं। इस स्टेज में डेल्टा वेव्स जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं, जो हमारे डेल्टा वेव्स होते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्लो वेव स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, serves to arouse the forebrain and set into motion the various behavioral signs.
4 ब्रेन को अराउज करने वाले सिस्टम कौन से हैं? सो ब्रेन अराउजल और अलर्टनेस के लिए एक स्पेशल न्यूरल नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल होता है जो ब्रेन स्टेम से 4 ब्रेन तक सिग्नल भेजता है। इस सिस्टम को असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। Next question number 38. A neurobiological disorder characterized by sleep in an appropriate times is called. Inappropriate time पर sleep आना कौन सा डिसऑर्डर है? नैर्कोलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को अचानक और अनकंट्रोलेबल स्लीप आती है चाहे सिचुएशन इनअप्रोप्रिएट हो। सो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 39. EEG recording of REM sleep characterized by. REM sleep का EEG पैटर्न कैसा होता है? सो REM स्लीप में ब्रेन हाईली एक्टिव होता है और EEG पैटर्न वेकिंग स्टेट जैसा होता है, फास्ट और लो एम्पलीट्यूड वेव्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। जो लो एम्पलीट्यूड हाई फ्रिक्वेंसी, इसीलिए बेटा लाइक वेव्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी, थीटा एंड बेटा वेव्स। Question number 40. During a normal night sleep, how many times do we pass through the different stages of sleep? नॉर्मल नाइट स्लीप में कितनी बार स्लीप स्टेज से गुजरते हैं? एक नॉर्मल एडल्ट रात में स्लीप साइकिल को लगभग 4 से 7 टाइम रिपीट करता है। सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 to 7। Brain waves that indicate a state of relaxation or light sleep is called. रिलैक्सेशन या लाइट स्लीप को इंडिकेट करने वाली ब्रेन वेव्स। रिलैक्स वेकफुलनेस और लाइट स्लीप में अल्फा वेव्स डोमिनेट होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्फा वेव्स। क्वेश्चन नंबर 42. मेटाबॉलिज्म डिटरमाइंड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मेटाबॉलिज्म किस पर डिपेंड करता है? तो मेटाबॉलिक रेट्स लार्जली जेनेटिक मटेरियल के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है जो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन फॉर्म्ड एज डायरेक्टेड बाय जेनेटिक मटेरियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स? ये हमारा इजी क्वेश्चन है। प्रोटीन किस टाइप के मॉलिक्यूल से बनते हैं? तो प्रोटीन एमिनो एसिड के चेन से बने होते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of metabolic fuel is utilized for generating glucose under condition of severe starvation? सीवियर स्टार्वेशन में ग्लूकोज जनरेट करने के लिए कौन सा फ्यूल यूज होता है? स्टार्वेशन में बॉडी फैट को ब्रेक करके एनर्जी ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए यूज करती है। सो हमारा ऑप्शन सी, फैट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45. एक मिनट। Metabolism is usually divided into two categories: the process that breaks down organic matters and harvests energy, and a process that uses energy to construct a component of cells. So metabolism को कैटेगरीज कौन सी है कि दो कैटेगरीज कौन से हैं? तो एक प्रोसेस एनर्जी रिलीज करता है जिसे कैटाबोलिज्म, और दूसरे एनर्जी यूज करके बॉडी कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसे एनाबोलिज्म कहते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। ये एक चीज़ ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम, यहाँ पे एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म
2 ऑप्शंस में है, तो हमें याद करना है कि पहले कैटाबोलिज्म आएगा फिर जाके एनाबोलिज्म आएगा। सो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अटेम्प्ट करेंगे जेनेटिक्स एंड बिहेवियर्स के क्वेश्चन, जो कि क्रोमोसोम ट्विन एंड एडॉप्टेशन स्टडी से रिलेटेड होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। Down syndrome is characterized by presence of an extra chromosome. डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा कौन सा क्रोमोसोम होता है? डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21 की वजह से होती है, जिसमें क्रोमोसोम 21 एक्स्ट्रा होते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्राइसोमी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। जीन्स दैट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन फेनोटाइप आर नोन एज। जीन्स जो आम तौर पे फिनोटाइप में एक्सप्रेस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जीन्स 2 टाइप के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट जीन्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को फिनोटाइप में तब भी एक्सप्रेस कर देता है जब उनका सिर्फ एक एलेल प्रेजेंट हो। इसीलिए जब हम ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स देखते हैं, ज़्यादातर केसेस में डोमिनेंट जीन्स का इफेक्ट होता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डोमिनेंट जीन्स। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 48। Observable characteristic that result from the genetic and environmental influence is called. जेनेटिक और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस दोनों के मिलने से जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीन सिर्फ ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, लेकिन एनवायरमेंट उन ट्रेट्स को सेव करता है। जो ट्रेट्स हम एक्चुअल में देख सकते हैं, जैसे हाइट, स्किन, इंटेलिजेंस लेवल, ये सब जीन्स प्लस एनवायरमेंटल का कंबाइन होती है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है फेनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। विच नंबर ऑफ द पेयर क्रोमोसोम डिटरमाइन सेक्स इन द ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन का कौन सा क्रोमोसोम पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ह्यूमंस में टोटल 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिसमें पहले 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो कि हमारा XX या XY होता है, जिससे हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो कि हमारे जेंडर को डिसाइड करता है। इसलिए सही जवाब है, हमारा सही आंसर है 23rd। आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन फॉर नॉट द लीस्ट। अफेक्ट ओनली फीमेल्स विच इंक्लूड्स वेबिंग ऑफ नेक्स, शॉर्ट फिंगर्स एंड टोज, स्लो ग्रोथ एक्सेट्रा। कौन सी डिसऑर्डर सिर्फ फीमेल्स को अफेक्ट करती है, जिसमें वेब्ड नेक, शॉर्ट फिंगर, टोज और स्लो ग्रोथ जैसे सिम्टम्स होते हैं? ये सिम्टम्स एक क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की तरफ इंडिकेट करती है, जिसमें फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। इस कंडीशन को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम कब है कहा जाता है। सिर्फ फीमेल्स में पाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, टर्नर सिंड्रोम। तो ये था बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के इम्पोर्टेंट PYQs, जिसमें हमने क्वेश्चंस का क्लियर एक्सप्लेनेशन और करेक्ट ऑप्शन डिस्कस किया। हमारे आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 5 जनरल साइकोलॉजी। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही CUT PG साइकोलॉजी के PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी हाई एल्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।